नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस हमारे अगले वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के दो भागों को कंसीडर कर लिया था, तो जिसमें हमने वृत्त, त्रिभुज, आयत, जिसको वर्ग, घन, घनाभ, इतने को हमने पढ़ लिया था। इसका आयतन क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्विक क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें कोरे कितनी होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। तो इसके आगे भी कुछ हमारे जो त्रिविमीय आकृतियाँ, ठोस आकृतियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा ये चैप्टर है क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता, वो किसी एक पार्टिकुलर किसी सेमेस्टर का सब्जेक्ट विषय नहीं है। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर, ये चारों सेमेस्टरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सेमेस्टर में इससे कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं तो ये थर्ड सेमेस्टर नहीं है या फोर्थ सेमेस्टर में नहीं है या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। यदि फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो वो भी इसमें आता है। थर्ड सेमेस्टर में भी देखिए, हम देखेंगे आगे है ठोस आकृतियाँ, उसमें भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ है। तो सबका मिला जुला करके, जैसे मैं बताया था पहले ही, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है और इंग्लिश है, इनका सिलेबस अलग होने के बावजूद भी ये कंबाइन पूछता है। वैसे ही साइंस भी होता है, जो हमारे एक तरीके से ये कहें कि जो हमारे कंबाइन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, सोशल साइंस हुआ, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमको चारों सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। और चारों सेमेस्टर में उनका जो विषय सूची है, पाठ्यक्रम है, वो अलग अलग है, परंतु कुछ ऐसे टॉपिक जो होते हैं जो चारों का एक होता है। तो उनमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो मिट्टी चैप्टर चल रहा है, क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सेमेस्टरों के लिए। हम इसको धीमे धीमे इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि हम अपने फार्मूले को, कॉन्सेप्ट समझते चलें, एक एक आकृति के बारे में बारीकताओं को समझते चलें, ताकि उससे यदि कोई भी प्रश्न पूछता है, कोई भी प्रश्न पूछे तो उससे छूट करके, बच करके न जाए। मेरा यही प्रयास है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने कल पढ़ लिया था घन घनाभ के बारे में। अब हमारी तीसरी त्रिविमीय आकृति है बेलन। क्या है? बेलन, जिसे सिलेंडर कहते हैं। बेलन, देखिए बेलन की आकृति कैसे होती है? ठीक, बेलन की आकृति क्या होती है? ऐसी होती है, इस तरीके से। जिसके आधार और शीर्ष एक वृत्तीय समतल होते हैं। इसके आधार, ये रहा आधार, और यह शीर्ष क्या होते हैं? वृत्तीय समतल होते हैं। और इसके 2 कर्व्ड एज होते हैं। जिसके किनारे की बात करें, एज की बात करें, तो इसमें 2 कर्व्ड एज होते हैं। पहला किनारा ये रहा, दूसरा किनारा ये रहा। 2 वृत्तीय कर्व्ड एज की बात किया। अगर पूछा जाए बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो हम बोलेंगे बेलन में 2 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से? 2 समतल होते हैं जो वृत्ताकार होते हैं, जो वृत्तीय पृष्ठ होते हैं, और एक होता है, एक वक्रतल होता है, वक्रतल, जिसे पार्श्वीय पृष्ठ भी कहते हैं। इसे पार्श्वीय पृष्ठ भी कहते हैं। कौन कौन से वृत्तीय पृष्ठ कौन कौन है? एक ऊपर, एक नीचे, हमारे 2 वृत्तीय पृष्ठ हुए, और एक जो चारों तरफ है घुमा हुआ, उसी को क्या कहेंगे? एक वक्रतल, जो पार्श्वीय पृष्ठ है। ये बेलन संबंधित हुआ। अब बेलन में अगर पूछा जाए बेलन में कितने शीर्ष होते हैं, तो हम बोलेंगे बेलन में शीर्ष नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हाँ, अब उससे पहले आता है बेलन की परिभाषा क्या होती है। बेलन की परिभाषा क्या होती है? तो फिर बेलन की परिभाषा देखिए, यदि किसी आयताकार शीट को उसके किसी एक भुजा को स्थिर रख के, मान लीजिए हमने इस भुजा को स्थिर रख लिया, उसके परितः उस कागज घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। देखिए जैसे घुमाएंगे इसको, इस भुजा को मान लीजिए स्थिर कर लिया, इस भुजा को हमने क्या कर लिया? स्थिर कर लिया। जब घुमाएंगे देखिए इसी तरीके से घूमेगा ना, और घुमाएंगे तो देखिए इसी तरीके से घूमेगा, यानी कि ये कागज इस तरफ, इस पे भी आएगा। अगर ये ऊपर गोला है नीचे भी गोला होगा, बनेगा, गोलाकार घूमेगा ना।
इसको स्थिर रखकर कैसे घुमा देंगे, जो घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा को पूछते बता सकते हैं हम। किसी आयताकार पृष्ठ को उसके एक किनारे को स्थिर रख करके उसके परितः पूरी आकृति घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे हम बेलन कहते हैं। बेलन भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनियमित बेलन, एक होते हैं लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, जिसका आधार और शीर्ष दोनों क्या हों, बराबर हों, वृत्ताकार हों। ठीक, और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक खोखला एक ठोस। खोखला का मतलब इस पाइप जैसे होता है, इस पार से उस पार दिखता है। ठोस का मतलब जैसे लकड़ी का हम गुटका होता है, टब होता है, उसको काट, लॉन्ग होता है ना, उसको काटते हैं देखते हैं पूरा ठोस होता है, तो क्या हो जाता है, ठोस बेलन होता है। बेलन के ऊपरी पृष्ठ तथा निचले पृष्ठ के शीर्ष केंद्रों को मिलाने वाली जो दूरी होती है उसे बेलन का क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, एच बेलन की ऊंचाई कहते हैं। और जो बेलन का पृष्ठ होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसकी क्या कहते हैं, पृष्ठीय त्रिज्या कहते हैं उसको। तो देखिए अब हम इसे सूत्र निकालते हैं आयतन बेलन के संबंधित। बेलन का देखिए क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन ही नहीं कोई भी ठोस हो, कोई भी आकृति हो, उसका आयतन वही होता है, कहेंगे उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे उसकी ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे हमारे घन था, घन का आधार था वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा था ए स्क्वायर और भुजा थी ए ऊंचाई, तो जाता था ए क्यूब, हुआ था ना। और घनाभ की बात करें, उसका आधार था लंबाई चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसकी ऊंचाई का गुणा कर दिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यह था घनाभ का आयतन। उसी के बेलन का आयतन होता है, देखिए इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और हमने वृत्त का बताया था जो क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई देखिए एच है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, एच का गुणा के बेलन का आयतन निकल गया पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का बात करते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ या इसी को बोलते हैं बेलन का पार्श्वीय पृष्ठ। क्या बोलते हैं, बेलन का पार्श्वीय पृष्ठ। हमने कल समझाया था आपको कि पार्श्वीय पृष्ठ क्या होता है, जो एक तरीके से सामने से देखने पर दिखे उसे बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ या पार्श्वीय पृष्ठ है यही होगा ना। तो देखिए अगर कोई कागज है, ऐसा कोई कागज मान लीजिए, ठीक, इसको यदि हम मोड़ते हैं तो देखिए ऐसे मोड़ेंगे ना, देखिए ऐसे मोड़ेंगे ना, कागज हमारा ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे लगभग रहेगा कागज हमारा, कैसे रहेगा, ऐसे ही तो रहेगा। जब कागज देखिए खोलेंगे तो ऐसे जाएगा और मोड़ेंगे तो ऐसे ही मुड़ेगा ना। इस कागज को खोलेंगे तो ऐसे खुल जाएगा और मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेगा। तो ये देखिए लंबाई इसकी है, ये इसकी जो लंबाई है यही तो इसका वो बनेगा परिधि विस्तृत की। देखिए मोड़ेंगे तो ये वृत्त की परिधि बनेगी ना, यही ठीक, यही लंबाई जो है वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है क्या, वृत्त की क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो यही तो इसका वक्री पृष्ठ होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा यही कागज क्षेत्रफल के बराबर तो होगा। तो यह कागज की लंबाई होगी इसके परिधि के बराबर होगी, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर। समझ रहे हैं ना, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, क्योंकि इसी को हम घुमा करके बना रहे हैं। तो इसकी जो लंबाई है वही लंबाई घूम करके, देखिए ये दूरी है, यहाँ से पूरी दूरी इतना तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल ही तो है, और यल ही किसमें बन जा रहा है, वृत्त की परिधि बन जा रही है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, सूत्र 2 पाई आर। और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है इसके लिए क्या बन जा रही है, ऊंचाई बन जा रही है, तो ऊंचाई होता है एच। तो हमारा जो बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र हो गया 2 पाई आर एच। बेलन के वक्रपृष्ठ का जो सूत्र हुआ हो गया 2 पाई आर एच। फिर अब पूछते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है,
देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ तो निकल गया ना, देखिए उस पर आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो ये भी तो क्षेत्रफल होगा कुछ, और नीचे भी आधार है वो भी वृत्ताकार है, तो क्षेत्रफल होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का, इसका भी होता है पाई आर स्क्वायर, और जैसा कि हमको पता है कि दोनों आधार और शीर्ष बराबर होते हैं, तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इसके वक्र पृष्ठ में यही जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो ये जोड़ देते हैं, 2 पाई आर इसका वक्र पृष्ठ था, प्लस इसका जो ये है आधार जो है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन दोनों में दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए निकाल लेते हैं बाहर 2 पाई आर, तो बचा यहाँ पे एच प्लस यहाँ क्या बच गया आर। देखिए 2 पाई आर 2 था तो आर 1 बच गया, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। कहाँ से आया इसको मैंने स्पष्ट कर दिया। अब चलिए अगली आकृति देखते हैं, वो है शंकु। बेलन के बाद क्या करते हैं, शंकु। शंकु ठीक है, शंकु को अगर परिभाषा देना होगा तो किसी समकोण त्रिभुज को परिभाषा दें, किसी समकोण त्रिभुज को उसके आधार या लंब के परितः घुमाने पर, किसी समकोण त्रिभुज यदि हमारा है, ठीक करें, इसके आधार या लंब के परितः घुमाने पर, मान लीजिए हम इसके परितः घुमा रहे हैं तो ऐसे ही घूमेगा ना, ऐसे ही घूमेगा, ठीक। तो यानी कि यह आकृति एक ऐसी भी इस तरह आ जाएगी। तो क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार के परितः घुमाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, शंकु। शंकु यानी कि कोण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोण होता है, आइसक्रीम कोण ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वही आकृति क्या होती है, कोण की होती है, शंकु की होती है। तो पूछा जाए शंकु में शीर्षों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 1 शीर्ष है। शंकु में शीर्षों की संख्या बोले तो 1। अगर शंकु में पूछा जाए एज किनारे कितने हैं, तो देखिए एक किनारा यही तो है ना। शंकु में पूछा जाए किनारे कितने हैं तो बोलेंगे 1 किनारे। पूछा गया शंकु में पृष्ठ कितने होते हैं, तो शंकु में बोलेंगे हम 2 पृष्ठ। क्या बोलेंगे, 2 पृष्ठ। एक होता है वृत्तीय समतल पृष्ठ होता है, वृत्तीय समतल, और दूसरा होता है एक वक्रतल। क्या होता है, एक वक्रतल। देखिए पृष्ठीय समतल जो नीचे का जो वृत्त है उसे कहेंगे वृत्तीय समतल, और जो वक्र है यानी जो चारों तरफ लग रहा है, घूम रहा है, वो क्या है, वृत्तीय समतल। और एक और खासियत होती है कि यदि कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई h है, ऊंचाई h और त्रिज्या r है, और उसी ऊंचाई की से बेलन हो और उसी त्रिज्या का बेलन हो, उसी ऊंचाई और त्रिज्या का बेलन हो, तो उस बेलन के आयतन का 1/3 ही उस बेलन का शंकु का आयतन होगा। देखिए अगर h और r ऊंचाई दिया शंकु का और वही ऊंचाई बेलन का भी हो, तो देखिए एक बेलन ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक, बेलन ऐसे कर लें, बेलन को ऐसे बना लिया, और इसके केंद्र से इसको यदि मिला दें तो किसका निर्माण हो गया, देखिए दिख रहा है ना। इस बेलन की ऊंचाई h हुई, बेलन की और शंकु की ऊंचाई h हुई, बेलन की त्रिज्या r हुई और शंकु की भी त्रिज्या r हुई। तो ऐसे स्थिति में जब हम इस बेलन को पिघला करके, ध्यान देंगे ऐसा नहीं है कि ये 2 निकाल देते तो 3 बेलन हो गया, नहीं, बेलन, इस बेलन को, कोई धातु का बेलन है, उस बेलन को पिघला करके उतने ही ऊंचाई का अगर शंकु बनाया जाए तो 3 शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनेंगे, 3 शंकु बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तरीके से कहें, यदि हमारा 12 मीटर क्यूब का बेलन है, 12 मीटर क्यूब का बेलन है, और इसकी ऊंचाई कुछ भी मान लीजिए है, x ऊंचाई है, तो x ऊंचाई के ही 3 बेलन बनेंगे, शंकु बनेंगे, 3 शंकु बनेंगे, जिसका आयतन होगा 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। जोड़ेंगे देखिए 12 मीटर क्यूब आएगा, लेकिन उस ऊंचाई के 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बेशंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताया कि 3 गुण होता है 1/3, तो हो जाएगा 1/3 गुणे पाई r² h।
ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन हो जाएगा? शंकु का आयतन। अब एक चीज और ध्यान देंगे, हमको होता है शंकु का, देखिए ये दूरी निकालना, शंकु का ये दूरी निकालना हो, ये वाली दूरी, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक कर्ण ही तो है। अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण है, ये इसकी यक्ष ये क्या है? आर है। तो देखिए क्या हुआ? कर्ण ही तो हुआ, जिसको यल बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई एल। ठीक, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा? देखिए हम तिरछी ऊंचाई निकालते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान देंगे, क्या होगा यहाँ से? एल का स्क्वायर बराबर करड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कोई समकोण त्रिभुज हो तो बोलेंगे किसी समकोण त्रिभुज में उस पर बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर सुनेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में उसके बड़ी भुजा क्या होती है? कड़ी तो होती है ना, तो उसके बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के पर बने वर्ग के, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए, बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर हुआ है, यही ना हुआ? तो यल बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल बराबर करड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगी शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब पूछते हैं, बताते हैं शंकु का वक्रतल। शंकु का वक्रतल मतलब क्या? जो तिरछा ये है पूरा, ये तिरछी ऊंचाई पूरा जो है घुमा हुआ है, उस तल की बात कर रहा है। उस तल का जो वक्रतल होगा हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। और इसी तरीके से शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये वाला तल होगा, जो ये वाला तल पूरा चारों तरफ ये वाला तल होगा, और एक वृत्ताकार तल भी तो है, तो यानी कि उसका वह तल तो हुआ कितना? पाई आर एल हुआ। और ये तल जो वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों में पाई आर कॉमन दिख रहा है, पाई आर को कॉमन ले लिए, बचा एल प्लस इसमें दो आर थे, एक आर निकल गया, बचा ये। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो इस प्रकार से हमारा बेलन और शंकु समाप्त हुआ। और अगली आकृति है ठोस में, जिसे कहते हैं गोला। क्या कहते हैं? गोला, स्फीयर। तो क्या बोलते हैं? स्फीयर। देखिए गोला क्या होता है? कह दें किसी वृत्त को, क्या बोल दें? किसी वृत्त को उसके व्यास के परिधि तक घुमा दिया जाए तो जो आकृति बनेगी उसे हम गोला कहते हैं। देखिए जैसे कोई वृत्त है, इसका व्यास तो यही होगा ना, तो यदि इसको हम नचा दे पूरा तो एक ठोस आकृति बन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोला। देखिए गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा? उसके वक्र पृष्ठ का बराबर योग होगा। अगर बोला जाए गोले में कितने शीर्ष होते हैं, तो गोले में शीर्ष नहीं होते हैं। गोले में एज कितने होते हैं? गोले में कोई एज नहीं होता है। पूछा जाए गोले में कितने तल होते हैं, गोला में केवल एक तल होता है जो वक्रीय तल होता है पूरा, उसे कहते हैं गोले का वक्र तल। तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही तो होगा, और ये होता है पाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं गोले का आयतन। क्या बात करें? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और ध्यान देंगे ये आर क्या है? इसकी त्रिज्या है।
ठीक है, गोले का आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है अगर इस गोले को हम काट दें, इस गोले को क्या कर दें हम काट दें, तो ये गोला इस प्रकार का बनेगा, गोला इस प्रकार बनेगा ना, बनेगा। इसकी भी त्रिज्या तो आर ही होगी, ठीक है। तो देखिए अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखिए ये 4/3 पाई आर क्यूब था, 2 से भाग दे देंगे और आधा हो गया तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का यहाँ पे वक्री पृष्ठ बोले, क्या बोले वक्री पृष्ठ, अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ या वक्रतल पूछे तो देखिए वक्रतल क्या, जो पूरा गोला था उसका आधा कर देंगे तो 2 पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था ना, काट दे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कहें, संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ध्यान दीजिएगा इसका वक्रतल कितना था 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका आधार भी तो एक पृष्ठ बन जाएगा अब काटने पर, तो उस आधार का जो वृत्त गोला है वृत्ताकार का है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से जितनी हमारी त्रिविमीय और 2 विमीय आकृतियां थी वो समाप्त हो गई हैं। इसके बाद कुछ धारिता हैं, धारिता का सवाल आते हैं, उसमें 2 ही सूत्र ऐसे हैं उनको हम देख लेते हैं और हमारा सवाल हो जाएगा। सॉरी, देखिए हमारा धारिता क्या सवाल है, जो फार्मूले हैं कुछ है नहीं, धारिता और आयतन सेम है, बस जो आयतन हमारा निकलता है मीटर क्यूब या सेमी क्यूब मात्रक क्यूब निकलता है, और जो धारिता होता है जो हमारा द्रव मापने का इकाई होता है उसमें होता है। तो जैसे उसमें अगर हम बोले एक सूत्र है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कहने मतलब क्या है समझिएगा, कोई अगर टंकी है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें हम पानी भरेंगे तो पानी कितना आएगा उस टंकी में, उसकी धारिता 1000 लीटर होगी, ठीक है। अगर 1 मीटर क्यूब की टंकी है यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें जो हमारा पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। दूसरा सवाल है, यदि हमारा टंकी का जो आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्या, जिसकी चौड़ाई देखिए इसमें क्या लंबाई 10 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ये ऊंचाई 1 मीटर हो, ठीक। तो यानी कि इसमें कितना आएगा 1000 लीटर आएगा, परंतु अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन हो तो उसमें कितना आएगा 1 लीटर पानी आएगा, मतलब कोई द्रव आएगा। मतलब क्या, यानी कि अगर कहें 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो, 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो और 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो, तो ये यदि हो जाता है तो इसका आयतन निकालते जाएगा 1000 सेमी क्यूब, और उसमें क्या पानी आएगा 1 लीटर क्यूब आएगा। सवालों में हम इसी को बदलेंगे और इसी को हल करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कुछ और फार्मूले हैं उसको देखते हैं। जो हमारा अगला फार्मूला है वो क्षेत्र से संबंधित है। हम जब उस सवाल को सॉल्व करेंगे तो उस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा कैसे अप्लाई हो रहा है उसको उस समय देख लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद।